नहीं अनिकेत मेरी नहीं है, नॉट अवेलेबल। मेरी लेक्चर की छुट्टी है जितना मुझे पता है। सब्स्टिट्यूशन तो कोई लेगा नहीं, टेस्ट उस दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, पता नहीं बाकी। मैं नहीं हूँ बस, है ना। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल गुड? ठीक है सब। थोड़ी सी चेहरे थोड़े ठीक कर लिया करो यार, थोड़ी सी मुझे भी एनर्जी दे दिया करो। मेरे ड्राइविंग फोर्स तो नहीं है खुद के अंदर से लाऊंगी, प्लीज एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा हंस के दिखा दिया करो, ताकि पहले दिखा दिया करो। ठीक है, बात ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा बात। ठीक है, राजेंद्र आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने कभी। ठीक है, ओके, समझ आता है ना? कोई डाउट्स वगैरह नहीं है पक्का? बाकी सबको ठीक है सब? आज जो हम करने लगे हैं टॉपिक, आज हम देखने वाले हैं एक तो मेंस का ऐसा क्वेश्चन जो पता नहीं कितनी बार आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल आज ये कवर करने वाले हैं। साथ में हम सेक्शंस 2, 3, 4 जो भी है, 2, 3 सेक्शंस देख लेंगे जो भी काम के हैं। 4 बहुत आसान आसान वाले हैं, 2 2 लाइनर्स। और साथ में हम कल वाला एक हमारी वो रहेगी थी डेफिनेशन, वो देखेंगे। एक नया टॉपिक है जो बैरक्स में कहीं पे नहीं है, बट प्री में मेंस में उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, कंट्रोल्ड सेल या कंपलसरी सेल को लेके। ठीक है, वो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट हम वो करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, बैरक्स से उसका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, बट फिर भी हम करेंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल दैट वी आर प्लानिंग टू डू। लेट्स जस्ट स्टार्ट। ऑल राइट, फटाफट क्लॉजेस याद करते हैं। डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। 2 1, 2 13, 2 2, 2 3। आप देखो ना, वही है, डिक्शनरी ऑर्डर है यार, है ना? ठीक है, उसकी क्रोनोलॉजी देखो, डिक्शनरी की जैसे होती है वैसी चलेगा। डी डिलीवरी, 2 डिलीवरी, 2 3 डिलीवरेबल स्टेट, 2 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, 2 5 फॉल्ट छोड़ सकते हो। ठीक है, 2 6 रेड विद 6 clause 3 I happen to mention in the class. Let us just see 6 clause 3 ताकि हमें याद रहे। आ जाओ एक बार 6 clause 3 पे नजर ही मार लेते हैं। 6 clause 3 पे देखो, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell। जो चीज है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, मैं उसकी सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो वो फ्यूचर गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। और उस फ्यूचर गुड्स की हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा, फ्यूचर गुड्स का सेल नहीं हो सकता है। जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसकी सेल नहीं हो सकती है, उसको एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा इफ यू वांट टू सेल दैट थिंग। ठीक है, ओके। अब आ जाइए 2 6 पे वापस। 2 6 वॉज फ्यूचर गुड्स, 2 7, 2 8 इंसॉल्वेंट, 2 9 मर्केंटाइल एजेंट, 2 10 प्राइस, 11 प्रॉपर्टी, 12 क्वालिटी, ये तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और 14 स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, 2 7 क्या था? 2 3 क्या था? 2 5 छोड़ सकते हो, 2 10। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टार्टिंग के 2 मिनट लगा लिया करेंगे, रोज याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने कल डेफिनेशन क्लॉज खत्म कर लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में क्या क्या आता है आपको याद हो चुका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज देखी, डिलीवरी में क्या क्या आता है। 2 तरह की होती है, कौन कौन से तरह की? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटोनमेंट भी आ जाती थी। जो भी हमें फर्दर 3 तरह की देखी। कौन कौन सी 3 तरह थी याद थी? याद है 3 एग्जांपल्स? पहला तो बेली की तरह, ठीक है, बेली की तरह आपके गुड्स पकड़े हुए हैं मैंने। दूसरा, आप मेरे एजेंट हो, आप इन्हें खरीद लिए। और तीसरा, किसी इंडिपेंडेंट सपोजिवली वेयर हाउस वाले के पास पड़े थे और वहीं पे पड़े पड़े मैंने बेच दिए, उसने एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, ये तीनों डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट और मानी गई थी
दिस इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इटसेल्फ. ठीक है. उसके बाद हमने और कुछ टेक्निकल तुमने देखा था. इंसॉल्वेंसी में आपको एक चीज देखने वाली थी कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है. और जब हम पढ़ेंगे ना राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कि एक बंदा जिसको पैसे नहीं मिले उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसमें एक राइट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंसॉल्वेंट होने पे सिर्फ अराइज होता है. ठीक है. एक राइट ऐसा है जो सिर्फ आपके इंसॉल्वेंट होने पे अराइज होता है. वो राइट का नाम पड़ जाता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में गुड जा रहे हैं, मेरे को पता लगे इस बंदे का दिवाला निकले, मैं वापस मोड़ लो. ठीक है. बाकी सारे राइट जो हैं, मतलब एक जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ना, वो सिर्फ एक केस में एक्सरसाइज होता है. वो ये केस है इंसॉल्वेंसी का, जब बंदे का दिवाला निकल जाता है तो. ठीक है. बाकी आगे चल के हम देखेंगे कि बाकी किस किस केस में अराइज होते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे राइट्स हैं, वो कब कब अराइज होते हैं, वी विल गुरु सी आफ्टर सेक्शन 45 स्टार्ट्स. ठीक है. ओके. और हमने कल क्या देखा था, कुछ ऐसा टेक्निकल वाला, और कुछ टेक्निकल तो नहीं था ना, कुछ ऐसा जिसके रिवीजन की जरूरत हो. ठीक है. एक चीज बस आपको याद रखनी थी, हमने गुड्स देख लिए. गुड्स दो तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर. फ्यूचर वाले असर्टेन अनसर्टेन है ना. अनसर्टेन है तो उसको पहले असर्टेन करोगे, असर्टेन करके उसके बाद उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे. स्पेसिफिक असर्टेन कर लिए. अब पता है असर्टेन को हम स्पेसिफिक कैसे बोल देते हैं, व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. आ जाओ एक बार स्पेसिफिक 214 पे आओ. स्पेसिफिक गुड्स मींस प्री के लिए मार्क कर लेना, बहुत बार आता है. 214 हैज कम हेल लॉट ऑफ टाइम्स. means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made. ठीक है. हुआ क्या, अब आप देखो कॉमन सेंस की बात लगाओ. आप जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो आपने उनको पहचाना भी और अलग भी रखवाए कि हाँ यही वाले हैं. ठीक है. टेक्निकली जरूरी नहीं है कि टर्म्स हाँ यही वाले हैं, बट दे हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट एंड दे हैव बीन केप्ट असाइड. ठीक है. एंड आप देखो, अब क्या ये फ्यूचर गुड्स के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता. कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे अग्री करोगे? तो टेक्निकली इतनी समझ आ गई हमें, स्पेसिफिक वाले पक्का प्रेजेंट वाले हैं, स्पेसिफिक गुड्स पक्का एग्जिस्टिंग ही होंगे, स्पेसिफिक वाले फ्यूचर हो ही नहीं सकते क्योंकि हमने उन पे अग्री करना है, और जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उस पे क्या अग्री करेंगे. ठीक है. तो स्पेसिफिक गुड्स आर ऑलवेज द वंस दैट आर एग्जिस्टिंग. फाइन. पक्का पवनीत. कैन वी मूव अहेड? ऑलराइट. हमने देख लिया था एग्जॉस्टिविटी वगैरह चेक करने के लिए, हमने इसका 2 क्लॉज 15 देख लिया था, सेक्शन 3 देख लिया था, और प्रियम्बल देख लिया था. ये था. इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 पे. चैप्टर 2 स्टार्ट होने लगा है. एक बार के लिए इंडेक्स पे नजर मारो प्लीज मेरे साथ. इंडेक्स पे आ जाओ. चैप्टर कितने थे? सेक्शन नंबर 66 सेक्शंस, चैप्टर 7 है ना. 7 चैप्टर 66 सेक्शंस. लेट अस जस्ट सी द बाइफर्केशन. चैप्टर्स की बाइफर्केशन किस हिसाब से करी गई है, फटाफट देखते हैं. ठीक है. पहला चैप्टर तो प्रिलिमिनरी होता है और लास्ट मिसलेनियस खत्म. बीच वाले 5 बज गए याद करने वाले. ठीक है. 5 बचे याद करने वाले. लेट अस लर्न देम. सबसे पहला चैप्टर जो है वो कहता है यार ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनना तो बनना कैसे है. फॉर्मेशन, कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात करी गई है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज चैप्टर नंबर 2. ठीक है. उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था उसका असर क्या है यार, तो तीसरा चैप्टर कहता है मैं बताता हूँ असर क्या है उसका, कब ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, सारा कुछ इसमें. ठीक है. सेक्शंस बाद में, सेक्शंस वाइज हम ब्रैकेट इसके बाद में याद करेंगे. जब हम पढ़ लेंगे ना उसके बाद में ब्रैकेट ऑटोमेटिकली याद हो जाना कि यार अच्छा यहाँ से अलग चीज स्टार्ट हो रही थी. अभी मैं कराऊंगी, अभी रट्टे बजवाएंगे, अभी लगेगा रट्टे हैं और याद भी नहीं होंगे. ठीक है. एक बार जब हम पढ़ लेंगे ना 17 में गया 18 में गया तो पता लग जाएगा 17 से तो अलग ही चीज खत्म हो रही है यार, 18 से तो अलग ही चीज शुरू कर दी है, तो पक्का नेक्स्ट चैप्टर 18 से ही है. ठीक है. तो सेकंड चैप्टर नाम हम याद कर सकते हैं. पहला हो गया फॉर्मेशन, दूसरा हो गया उसका असर. उसके बाद आगे हम चैप्टर नंबर 4 पे. चैप्टर नंबर बात करता है यार उसकी परफॉर्मेंस अब कैसे होनी है यार. कॉन्ट्रैक्ट बना, उसका क्या असर हुआ, उसकी क्या परफॉर्मेंस है. डन. चैप्टर 4. उसके बाद आ चैप्टर नंबर 5 पे. हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब कॉलेज में एक ही चीज पता होती है, अनपेड सेलर नाम की कोई चीज होती है, उसके कुछ राइट्स होते हैं. ठीक है. दिस इज चैप्टर नंबर 5. और अगर आप ब्रीच कर देते हो तो क्या, लास्ट चैप्टर मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर, लास्ट मिसलेनियस.
ठीक है, सबसे पहले फटाफट बताएंगे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 फॉर्मेशन हो गई, चैप्टर 3 उसका इफेक्ट हो गया, चैप्टर 4 परफॉर्मेंस हो गई, 5 अनपेड सेलर आ गया, 6 ब्रीच हो गया और 6वां मिसलेनियस हो गया। डन, खत्म। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर 2 की स्टार्टिंग पे, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चीज क्या है? आज मैं इस पे बहुत सारे केस लॉज देने वाली हूँ, बहुत सारी हम लोग इसकी एंट्री केसेस में जाने वाले हैं, इसके न्यूएंसेस को समझने वाले हैं, बिकॉज दिस टर्म इटसेल्फ होल्ड्स अ लॉट विद इन इट्स एम्बिट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा होगा तो कहीं पे आपको क्या समझना चाहिए, ये सवाल है। अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा होता है तो वी शुड बी एबल टू डिसाइफर कि यार ये पक्का सेल और अग्रीमेंट टू सेल दोनों की बात कर रहा है। अगर अकेला वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहीं पे लिखा है, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? इसको हम केस लॉज के थ्रू आज कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं कि कैसे पता लगता है। ठीक है, एक बार के लिए आप सेक्शन 4 रीड करिए मेरे साथ, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer. Please underline transfers or agrees to transfer the property in goods. Property in goods क्या है? Ownership, the general property in goods. आप देखो, इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या हो रहा है? ट्रांसफर कर रहा है या अग्री कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने आपको अभी क्या बोला? आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई कोटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो इन्होंने एग्जैक्टली तो यही लिखा, देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। ठीक है, यहां तक जस्टिफाइड। आ जाओ आगे, क्या ट्रांसफर करने की बात हो रही है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स विच हियर मींस ओनरशिप टू द बायर फॉर अ प्राइस। कंसिडरेशन ही यहाँ पे प्राइस है, मनी कंसिडरेशन, प्राइस इज द मनी कंसिडरेशन। पढ़ा था, ठीक है, कहां पे पढ़ा था? 210। डन, ठीक है। The property in goods to the buyer for a price, there may be a contract of sale between one part owner and another. Let us take an example. अब आप देखो, जो मैं एग्जांपल कोट कर रही हूं ना, आपको ये काम क्या करना है, फटाफट 2 लाइनों में लिख लेना। आई विल वेट फॉर यू। बट द पॉइंट इज कि कल को जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपके दिमाग में एग्जांपल आपको बनानी ही पड़े। क्यों टाइम लगाना है आपको? कल को जब बनी बनाई एग्जांपल मिल रही है, जब थाली में परोसा जा रहा है, तो ले लो ना यार। ये लास्ट लाइन जो है, there may be a contract of sale between one part owner and another. हुआ क्या? आपने और मैंने मिलके एक कार खरीदी थी, A and B together purchased a car. Now A wants to be the sole owner of that car. A wants to be the sole owner of the I want to be supposed to be the sole owner of the car, and you are ready to sell that car. I was already the owner, part owner of that car. इन्होंने वर्ड यूज करा है, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। मतलब क्या सेल ओनर्स की आपस के बीच में हो सकती है? आपको याद है हमने जब पढ़ा था, सेलर भी एक ही, सेलर और बायर अलग अलग इंसान नहीं है, सेलर और बायर एक ही इंसान है। तो ये वो एक्सेप्शन थी, ठीक है। जब खरीदने वाला जो है, सॉरी बेचने वाला जो है, वो खुद पहले ही पार्ट ओनर है और खरीदने वाला भी ओनर ही है, बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। कैन वी मूव अहेड? क्लॉज 2 पे देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट सीधी सीधी, कंडीशनल, sir, I am going to sell you 100 kgs of rice only if my truck reaches Delhi. अगर शिप सही सलामत आ गई तो गुड्स आपको दे देंगे। कंडीशनल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कंडीशनल सेल कहते हैं इसे हम, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन, ठीक है। तो आप देखो, सेल जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है
और कंडीशनल भी हो सकता है। इस कंडीशनल वाली बात को हम फिर से क्लॉज 3 में भी एक रेफरेंस देखेंगे। कैन वी ट्राई रीडिंग? यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ कंटिजेंसी इज कंडीशनल सेल। ठीक है, ओके, आ जाओ एक बार क्लॉज 3 देखो। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। यहां पे उन्होंने बोला, पढ़ो पहले प्लीज पहली लाइन, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें द प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, वो सेल है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जिसमें इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सिर्फ वही सेल है, यही मतलब हुआ। इसमें इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सिर्फ वही सेल है। पहली लाइन से मुझे क्लियर हो गया इतना, पक्का यहां तक बता दो, आगे आ जाओ। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, जब 100 टीवी बन जाएंगे तब, जब घड़ी कैटलॉग वाली आपके पसंद की थी वो आ जाएगी तब, जब चेयर की पॉलिश बदल दी जाएगी तब, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग लाइक दैट। हमने पढ़ा था जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आती तब तक बंदा बाउंड नहीं होता, यही पढ़ा था। तो जब तक बाउंड नहीं है तो मतलब अग्रीमेंट ही चल रहा है, सेल नहीं बना, वो एटीएस अभी एस नहीं बना है। जब तक बाउंडेशन नहीं आई तब तक अग्रीमेंट ही है। डिलीवरेबल स्टेट में जब आ जाएगा तब यू विल बी बाउंड, और तब ओनरशिप ट्रांसफर सेल होगी। चलो जी, वी आर गोइंग टू सी वेरियस एग्जांपल एग्जैक्टली। ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से बैरक पे। यस, ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। अभी आपको सेक्शन 6 पढ़ेंगे ना, 5 6, उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने की ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। वो आप घर बैठे हो आपके नाम पे ओनरशिप हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled। तो पहला फ्यूचर टाइम वाला ठीक है, और इन्होंने सब्जेक्ट टू सम कंडीशन thereafter fulfill मतलब कंडीशनल। अभी तो देखा है यार, शिप आ जाएगी तो ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट टू सेल। तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल का पहला डिफरेंस इस 4 के 3 में बताया गया है। सेल है जिसमें ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, और एटीएस वो है जिसमें कभी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी या किसी कंडीशन के पूरे होने पे ट्रांसफर होगी। यस, वो एटीएस ही है क्योंकि इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है यहां तक? ओके, क्लॉज 4 देखिए। एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल, अब देखो आपने मुझसे मांगी थी घड़ी, आप आए थे, मैंने बोला अभी तो घड़ी सर कैटलॉग में ही है, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर राइट, अभी प्रोडक्शन इसकी रहती है, अभी आनी है, सपोजिटली डिलीवरी होनी है इसकी, कल हो जाएगी, आप ले लेना परसों। आपने बोला ठीक है परसों मैं तुमसे घड़ी कलेक्ट कर लूंगी, परसों की डील है, परसों द टाइम लैप्सेस, एटीएस का टाइम परसों खत्म हो रहा है, ओनरशिप वेस्ट इन यू। यस ऑब्वियसली, जैसा आपने मांगा एग्जैक्टली वैसा बन गया वो। ठीक है, अच्छा टेबल चेयर वो वाला, चेयर डिलीवरेबल स्टेट वाली चेयर पड़ी है, जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आई मैंने आपको बोला था कलेक्ट इट ऑन द, या फिर ऐसी बात हुई थी हमारी, जिस दिन सर पेंट हो जाएगा ना मैं आपको फोन कर दूंगा, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। या जिस दिन सर मेरे पास घड़ी आएगी मैं आपको फोन कर दूंगा, या सर एक काम करते हैं 10 डेज बाद कलेक्ट कर लेना, आ ही जानी है इस हफ्ते में, एनीथिंग लाइक दैट। व्हेनेवर दैट टाइम इलैप्सेस आपका अग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेल में कन्वर्ट होने का मतलब क्या, ओनरशिप आप पे वेस्ट हो गई है। ठीक है, क्या संदीप, सेल में कन्वर्ट होने का मतलब ही यही है कि ओनरशिप इज वेस्टेड इन यू नाउ। ठीक है, कब कब हो सकती है, पहला तरीका क्या है, बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्सेस और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ट्रक आ गया, शिप आ गई, सिंपल। सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, जो कंडीशन थी ना जिस
हमने वाली ये शर्त लगाई थी कि ये हो गई तो तुम्हें नाम पे, तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी जानी है, और वो शर्त पूरी हो गई, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो शर्त पूरी होती है ओनरशिप ट्रांसफर, सेल एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिक्टेशन बिटवीन एटीएस एंड सेल, जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, विद केस लॉज लिखेंगे। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बता रही हूं मैं। हाँ जी, पहले हम ना काम करते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल लिख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस लिख लेंगे दोनों में। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल लिख लें प्लीज, चलो लिख लो, हेडिंग डाल लो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल। अच्छा आपने डाल ली थी हेडिंग, सॉरी आकाश। केस लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोपट लाल शाह, पोपट लाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास, वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास 1953 सुप्रीम कोर्ट, 1953 सुप्रीम कोर्ट। It was observed, it was observed by the Honorable Supreme Court that, by the Honorable Supreme Court that the expression sale of goods, sale of goods को please inverted commas में रखिएगा, that the expression sale of goods is a composite expression. Composite मतलब it covers within its ambit बहुत कुछ. Composite expression consisting of various ingredients, consisting of various ingredients or elements full stop. These are the elements of bargain, these are the elements of bargain or contract of sale, comma, the payment or promise of payment of price, the payment or promise of payment of price, comma, the delivery of goods, the delivery of goods and the actual passing of title, and the actual passing of title, etc. And each one of them is essential, and each one of them is essential to the transaction of sale, the transaction of the sale, though THOUGH wala, though the sale is not completed unless, the sale is not completed unless the purchaser becomes the owner of the property, unless the purchaser becomes the owner of the property. और एक और चीज ध्यान रखना, आपको पता है ओके जब हम जानते हैं सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं, इन्होंने पता है क्या बनाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, अगर आप चुप हो ना तो ये जनरल रूल्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं लिखा होता है हर जगह सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम जो मेजर ड्यूटीज देते हैं या कुछ असाइन करते हैं वो लागे लिख देते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी लिख लो, हम आपको ये बता रहे हैं, अगर नहीं लिखोगे तो ये है। सिमिलरली इन सोगा वी आर गोइंग टू फाइंड कि यार अच्छा जनरल रूल क्या कह रहा है कि यार प्रॉपर्टी तो जैसी चीज बन के आई, जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आई, प्रॉपर्टी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर। लेकिन अगर हम इसे उल्टी बात करवाना चाहें, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में इसे उल्टी चीज लिख सकते हैं?
ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार जिस दिन मैं लेने आऊंगी ना, ओनरशिप उस दिन आनी मेरे पास, तब तक तेरी है, कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे तब तक ही है, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपकी बात मानेंगे, बात खत्म। ठीक है, एक्सप्रेस प्रोविजंस आर गोइंग टू ऑब्वियसली ओवरराइड व्हाटएवर हैज बीन सेड हियर, यहां तक ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट केस लिख लो, स्टेट ऑफ मेड्रॉस, स्टेट ऑफ मेड्रॉस वर्सेस GANNON, गैनॉन, GANNON, डंकरली, DUNKERLEY, गैनॉन डंकरली एंड कंपनी, 1958 सुप्रीम कोर्ट। It was observed that according to the law of England, according to the law of England as well as India, according to the law of England as well as India, comma, in order to constitute a sale, in order to constitute a sale, it is necessary that there should be an agreement, there should be an agreement between the parties which presupposes the capacity to contract, and it must be supported, by money consideration, and that as a result of a transaction, comma, property must actually pass in the goods. Property must actually pass in the goods. देख लो, जनरल चीज है बहुत, फटाफट रीडिंग दो। एक बोलते हैं हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंडिया में भी इंग्लैंड में भी हम प्री सपोज करते हैं बंदे पास एक तो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, कोई वैलिड कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, सारी जनरल चीजें। जस्ट गिव अ रीडिंग। क्या लाइन लिख पाई है मैंने? गिव मी 1 सेकंड। ऑफ 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 सॉरी, नहीं भार्गव, मैंने और ही लिखा होगा ना, एक्चुअली सेंस ही नहीं बना रहा। ठीक है, सेकंड आप ले लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल is a generic term. The term contract of sale is a generic term. It includes an agreement to sell as well as sale,
stop. The word sale, the word sale is a nomen juris. NOMEN, nomenclature जैसे होता है ना, is a nomen juris, ब्रैकेट में लिखना है टेक्निकल लीगल टर्म, टेक्निकल लीगल टर्म, इसका मतलब है नॉर्मन जूरिस का ना, ब्रैकेट में लिख लेना टेक्निकल लीगल टर्म. स्टॉप. इट इज अ कंसेंशुअल कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप. इट इज अ कंसेंशुअल कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप, इन एसोसिएशन ऑफ, इन एसोसिएशन ऑफ, केस का नाम लिखिए, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. लीजिंग, लीज वाला, ये वाला लीज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे शुरू करा है हमने केस का नाम, इन एसोसिएशन ऑफ दिस केस, ऐसे वाला, ठीक है. इन एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट. इन एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट. It was observed that a contract of sale, a contract of sale, like any other contract, is a consensual act in as much as, in as much as parties are at liberty, parties are at liberty to settle amongst themselves, to settle amongst themselves, stop nahi hai, to settle amongst themselves any terms they may choose, any terms they may choose. एक्चुअली लैंग्वेज बात सिंपल ही कहती होती है, बट क्योंकि जजमेंट्स की लैंग्वेज, जजमेंट्स की लाइंस हैं, इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है. ठीक है, बात सिंपल सी है, बात कुछ नहीं होती है, मैं पढ़ के देख लो. ठीक है, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, कंसेंशुअल एक्ट है जिसमें पार्टीज अपनी मर्जी से, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टीज अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर सकती है, बस ये बात लिखी है हमने. चलें आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो, लाइन छोड़ के. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल डिफर एज फॉलोज. डिफरेंस आ गया दोनों में. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल डिफर एज फॉलोज. अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम लाइन मार के डिफरेंस नहीं लिखेंगे, है ना. तो हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स बनाएंगे, हर पॉइंट का एक हेडिंग बनाएंगे कि इसमें किस बेसिस पे हम डिफरेंस बताने लगे हैं. ठीक है ना. 5 रनों में तो बना सकते हो, लेकिन जनरली इट इज हाईली प्रेफर्ड एंड रिकमेंडेड कि आप हेडिंग बनाओ, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. ये पॉइंट ऑफ, अच्छा लाइबिलिटी, इसमें ये लाइन सपोजिवली लाइबिलिटी, और फर्स्ट सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल की लाइबिलिटी में क्या फर्क है. नेक्स्ट पॉइंट, इजियर टू रीड आई थिंक. हाँ, 5 नहीं, 5 में आई थिंक डिफरेंस इज फाइन, क्योंकि इतना सही आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, एंड यू डोंट हैव टाइम बेसिकली टू राइट पॉइंटर्स एंड ऑल, है ना. डिफरेंस लाइन मार के लिखना छोटा लगता है, ठीक है, जगह भी कम ऑक्यूपाई करता है, पेजेस का भी हिसाब रहता है, इजी भी है, लेकिन अगर ऑब्वियसली व्हेन इट इज 10 मार्कर ऐसे करना हमेशा. ठीक है, ओके. पहला पॉइंट लिख लो, टाइटल एज टू गुड या प्रॉपर्टी इन गुड्स. टाइटल एज टू गुड्स स्लैश प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. टाइटल एज टू गुड्स स्लैश प्रॉपर्टी इन द गुड्स. लिखे नीचे. In the case of sale, in the case of sale, buyer becomes the owner of the goods. Buyer becomes the owner of the goods at the time of making of contract. At the time of making of contract. Next line. In an agreement to sell, ATS लिखी जाना.
Buyer becomes owner at some point of time in the future. At some point of time in the future. Clear? Second point, second difference. Heading डाल लेना liability. Liability. इसके नीचे लिखिए. In case of sale, any loss or damage to the goods. In case of sale, any loss or damage to the goods has to be borne. I can't bear you. I can't bear this heat. Bear, बर्दाश्त के पास फॉर्म borne है. ठीक है? Has to be borne by the buyer. अगर सेल के केस में, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, कोई नुकसान होता है प्रॉपर्टी को जहां मर्जी पड़ी हो, हमें फर्क नहीं है, तो नुकसान कौन भरेगा? बायर, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. ऑन द अदर हैंड, पहली वाली जनरल केयर एंड कॉशन तो है ही ना, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है ना. हो सकता है गुड्स कहीं उसके पास पड़े हो, बेली किसी ने, उसने अपने दोस्त के घर पे रखे हो, अपने घर पे रखे हो, क्योंकि ये जनरल था इसीलिए हमने बेली वाला पॉइंट में मेंशन नहीं करा ना. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड, इन एन अग्रीमेंट टू सेल, seller is the owner of the goods. Seller is the owner of the goods. Therefore, he is liable to cover up the loss or damage to the goods. He is liable to cover up the loss or damage to the goods. ठीक है? थर्ड पॉइंट, हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट की, एक्शन बाय सेलर, एक्शन बाय सेलर in case of default by buyer. Action by seller in case of default by buyer. लिखिए, ये हेडिंग है ना, इसके पीछे लिखिए, in case of sale, if buyer wrongfully neglects, in case of sale, if buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods, wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, comma, the seller may sue him for the price of the goods. Seller may sue him for the price of the goods. देख लो, हम जानते हैं क्योंकि ओनर वो है, तो क्या उससे प्राइस के लिए सू करा जा सकेगा अगर वो डिफॉल्ट करता है? ऑब्वियसली. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एटीएस, इसी के अंदर, इन केस ऑफ एटीएस, the seller being still the owner, the seller being still the owner of the goods, can dispose them of if the buyer wrongfully neglects, or refuses to accept the goods, full stop. The seller may also sue the buyer for damages. The seller may also sue the buyer for damages in case of non-acceptance of goods
In case of non-acceptance of goods by the buyer. मैंने बोला एटीएस के केस में क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर. इन्होंने बोला एटीएस के केस में क्या होता है यार, देखो बिकॉज ओनर तो अभी आप कोई नहीं हो, ओनर तो सेलर ही है, तो सेलर अगर आप चीज लेने से मना कर दोगे वो कहीं और बेच सकता है. और बट आपसे क्या डैमेजेस रिकवर कराए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं. ठीक है, अगर कोई घाटा हो जाता है उसको सस्ते बिकते हैं. फिर आपको इतने में कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अग्रीमेंट टू सेल हुआ था, वो इतने का हुआ था, बट क्योंकि आप यू हैव डिक्लाइंड इट, कहीं और बेचने पड़े, वो सस्ते बिके. तो कैन डैमेजेस बी बॉर्न, डैमेजेस आर टू बी बॉर्न बाय दैट पर्सन जो मना कर देता है, जो ब्रीच कर देगा. नेक्स्ट पे आ जाओ. अग्रीमेंट की, हाँ यस, आपको पता है अगर से, अब देखो, agreement to sell ATS is something which is non-existent. As they come in existence, you can go to the court for specific moments of contract. Definitely, you will take the help of Section 10, and yeah, easily. Clause next fourth point. On the basis of performance. On the basis of performance. देखिए, सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये प्री में आता है. सेल अंडरलाइन कर लेना, सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Full stop. If the seller commits a breach, if the seller commits a breach in the delivery of goods to the buyer, buyer may sue the seller for damages and may also enforce his right against the transferee from the seller. Against the transferee from the seller. अगर सेलर ने गुड्स देने से मना कर दिए, सेल हो चुकी है, तो दूसरा बंदा अपना राइट एनफोर्स करा सकता है और साथ में डैमेजेस भी लेगा. सेल देखो, if the seller commits a breach, let me just read it. If the seller commits a breach in delivery of goods to the buyer, buyer क्या करेगा, may sue the seller for damages and may also enforce his right against the transferee. May also enforce his right against the transferee from the seller. His rights against. May sue the seller for damages. From the seller, sorry. अगेंस्ट की जगह अगर एज वर्ड डालने, फिर देखो एज कर दो, अगेंस्ट काट दो, फिर सेंस बन गई. ठीक है, नहीं एज करके ठीक बन रहा है, अगेंस्ट करके उल्टी बात बन रही थोड़ी सी. एज अ ट्रांसफर कर दो, इजी बना लो अपने लिए, जिसका जिसको इसको जैसा मना कर लो. ठीक है, लाइन के रटे तो नहीं मारने, मतलब ही समझना है, मतलब आपने लिख के ये आना भी नहीं है. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट. इन केस ऑफ एटीएस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, दो टर्म्स होती है, एक एग्जीक्यूटरी, एक एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटरी का नाम बोलते हैं हम एटीएस को, एग्जीक्यूटरी बोल देते हैं, जो मैं लिखवाने लगी हूँ नेक्स्ट लाइन, है ना. और सेल को एग्जीक्यूटेड बोल देते हैं. प्री में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे आगे ऑप्शन होंगे. सेल इज एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी, एग्जीक्यूशन जिसको एग्जीक्यूशन में जाना ही जाना है. ठीक है, और जो भी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूटरी है. ठीक है, ओके. In case of ATS, since it is an executory contract, it is an executory contract, if the seller commits a breach, अब एक चीज समझो, एक मिनट रुको, बात सुनो. जब तक चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तब तक सेल कंप्लीट नहीं होती.
टीवी आपने बनने के लिए दिए मुझे 100, मैंने टीवी का ऑर्डर दे दिया, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए, बट आपने ब्रीच कर दिया, आपने आपने बोल दिया मैंने ना बनवाओ। इस केस में एटीएस था, अग्रीमेंट टू सेल था, लेकिन अब आपने लेने से मना कर दिया, अब मेरा तो पैसा लग चुका है, तो वो मैं कैसे रिकवर करा सकती हूँ डैमेजेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है एटीएस, कि जिस दिन बन के आए सर उस दिन आपके, जब तक वो एटीएस में कन्वर्ट नहीं होता उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, जब तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक वो चीज एक्सिस्टेंस में नहीं आई, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कैसे होगा, है ना। स्पेसिफिक, जिनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं पता, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ भी रहे होगे सारे जो लगा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सी इट वेरी सून, सेक्शन 9-10 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो टेक्निकली जो चीज एक्सिस्टेंस में नहीं है उसको लेके, जिसका एटीएस है उसको लेके सिर्फ हमारे पास डैमेजेस का राइट बचता है, ठीक है। कंप्लीट कर लो, कहां तक लिखा है। इफ द सेलर कमिट्स अ ब्रीच देन द बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर, पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर, दैट इज द क्लेम फॉर डैमेजेस। सर्विस में आ जाएगा ना, में नहीं है, सर्विसेज का अलग अलग रूल चलते हैं सर्विसेज के, ठीक है। ओके, आप आ जाओ, एक केस लिखो प्लीज, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद, AIR 1976, 1976 मध्य प्रदेश। देखिए, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी for the sale of, for the sale of coal ash, coal ash, coal ash is a future good, coal ash is a future good, stop. B breached the contract, B breached the contract, stop. A can only seek damages but cannot sue for the price. A can only seek damages but cannot sue for the price as there was merely MERELY, there was merely an agreement to sell and ownership does not pass on, and ownership does not pass on in an agreement to sell. In an agreement to sell. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कंट्रोल्ड सेल। कंट्रोल्ड सेल या कंपल्सरी सेल को सेक्शन 4 के अंदर ही लिखेंगे वैसे, बट ये किसी जगह पे मेंशन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था। कंट्रोल्ड सेल या कंपल्सरी सेल क्या होती है यार, आपको पता है ना, कई बार सरकार बीच में इंटरवीन कर जाती है, एक मिडल मैन बन जाती है सरकार, ये चीज पहले हमें आएगी, हम आगे बेचेंगे। जब किसी चीज का सप्लाई पॉसिबली कोई चीज बहुत ज्यादा व्हाट डू यू कॉल इट, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, स्कैरसिटी हो जाती है, थैंक यू, स्कैरसिटी हो जाती है जब किसी चीज की। यहाँ प्राइजेस मार्केट में, पता है ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, ठीक है, होर्डिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, तो हम क्या चाहते, सरकार क्या चाहती है, सरकार बिकम्स अ मिडिल मैन, और सरकार आपका सप्लाई रेगुलेट करना चाहती है, सब लोगों तक पहुंचे और किस हिसाब से पहुंचे, रेट को रेगुलेट करना चाहती है, सब कुछ सरकार ने। अब तो एफसीआई भी हो सकता है, सरकार पता है कि तो स्टेट्स ने ना अपने लोकल एक्ट्स बनाए हुए हैं, बॉम्बे ने अपना बनाया है, आंध्र प्रदेश ने अपना बनाया है, सारे ने अपने लोकल एक्ट्स बनाए हुए हैं, जो की करते हैं कि सप्लाई और मतलब एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, किसी भी गुड दी, किसी भी आर्टिकल दी, सपोजिटली ग्रेन दी सप्लाई, एवली ग्रेन दी सप्लाई इधर रेगुलेट करनी है, शुगर कैन दी रेगुलेट करनी है, सारे लोकल एक्ट्स बने पे ने, ठीक है। सो हो की रहा है,
सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम देखने वाले हैं कि यार ये जो कंट्रोल्ड सेल है, जब आप एक इंसान को मजबूर कर रहे हो यार तू सिर्फ हमें बेच सकता है, तू सीधा मार्केट में नहीं बेचेगा, है ना? तो क्या ये कैसे, क्या बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है? मुझे नहीं पता ना, आपका डिपार्टमेंट है, आपको पता है। इसकी जिम, गेहूं, यस यस, ग्रेन्स का, हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. अरे यार, हाँ पहले, हाँ एग्जैक्टली exactly. कुछ एरियाज डिफाइन कर दिए, ये लोग खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे और हम लोग आगे बेचेंगे, ठीक है? एपीएमसी एक्ट वो क्या होता है? ठीक है, न्यू नॉलेज फॉर यू, क्या है बता दो, ऑल लैंग्वेज। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, ठीक है, न्यू फॉर मी, मुझे नहीं पता था, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखो, अब देखो, जब आपको मजबूर कर दिया गया आपने इस सरकार को या इस फलाने बंदे को इतने में बेचनी है, सवाल आता है क्यों पढ़ने लगे हम, क्या ये सेल सेल है भी? दिस इज आवर क्वेश्चन। इसके लिए वी हैव वेरियस जजमेंट्स, ठीक है, हमारे पास कॉफी बोर्ड को लेके, शुगर केन की सेल को लेके, फलानी फलानी बहुत सारी चीजों को लेके जजमेंट्स आई हैं, जिसमें ना सवाल उठा कि यार देखो, आप एक बंदे को इस हद तक मजबूर कर रहे हो कि उसके पास है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट ही, और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है? प्री कंसेंट, एक्सेप्टेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंसिडरेशन, आप अपनी मर्जी से कंसिडरेशन चूज करते हो, एटसेट्रा, सब कुछ यही है। तो यार यहाँ पे तो नहीं है ये सब, तो ये सब मिसिंग होने के कारण सबसे पहला केस जो हम पढ़ेंगे उसमें बोला गया यार लग नहीं रहा ये सेल है, कि कंट्रोल्ड सेल सेल होती ही है, कंपल्सरी सेल सेल होती भी नहीं है, कंपल्सरी एंड कंट्रोल इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है? हेडिंग डाले ना, कंट्रोल या कंपल्सरी सेल, ठीक है? लेकिन उसके बाद इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बहुत सारे केसेस आए जिसमें हमने बोला यार हम इतनी मर्जी तो आपको दे रहे हैं कि आप बेचो या ना बेचो, हम उनको, सरकार को बेचना या नहीं बेचना, ठीक है, चाहे हमने रेट फिक्स कर रखे हैं, आप ये चीज उगाने की चॉइस आपकी है, ठीक है? वी हैव गिवन यू दिस leverage that you can choose for yourself that we actually want to grow it and sell it to the government, get my point? We are not forcing and उन्होंने बोला यार सरकार जो भी काम सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किया जाता है वो अड़चन नहीं माना जाता है, चाहे वो देखने में अड़चन लग रहा है, बट जो भी काम सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किया जाता है और इन्फ्लेशन ना बढ़े, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इन सबको रोकने के लिए किया जाता है, वो काम अड़चन नहीं माना जाता है और ये सेल वैलिड सेल ही मानी जाएगी, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है? प्लीज राइट डाउन, मीन्स में आया हुआ है कंट्रोल सेल का क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे आता ना, इज कंट्रोल्ड सेल अ सेल, तो पहले तो आपको कंट्रोल सेल के पता होना चाहिए होती है, और उसके बाद उन्होंने तो पूछ के छोड़ दिया इज कंट्रोल सेल अ सेल, तो उसके लिए कंट्रोल सेल क्या है, कितने केस लॉस हैं, ये सब आप उसकी जर्नी क्या रही है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है? प्लीज पहले लिख लीजिए, इसके अंदर शुरुआत करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड सेल, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड सेल? कि दो पार्टीज, पहला एसेंशियल है दो पार्टीज, नहीं ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अपने आप आंसर फ्रेम कर लेना, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल पहले लिख देना, उसके अंदर लिख लेना दो पार्टीज, पहला एसेंशियल है दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर सेलर, दूसरा दूसरा है सेल या अग्रीमेंट टू सेल फॉर अ प्राइस, सेल या अग्रीमेंट टू सेल फॉर अ प्राइस, और प्राइस यहाँ पे है कंसिडरेशन ऑब्वियसली, तीसरा एसेंशियल है डिलीवरी, तीसरा एसेंशियल है डिलीवरी, ठीक है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, केस लॉ का नाम लिख लो, न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर सेल्स टैक्स, कमिश्नर सेल्स टैक्स 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दो व्यूज लिए गए थे, फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, प्लीज स्टार्ट राइटिंग द फैक्ट्स। Sugar was provided by sellers
Sugar was provided by the sellers under the order of the controller. Under the order of the controller. Stop. In Madras, comma. In Madras, comma. The controller fixed the rate and quantity of sugar. Controller fixed the rate and quantity of sugar. Stop. Sugar would be purchased by the government. ब्रैकेट में लिख लेना एज अ मिडिल मैन. एज अ मिडिल मैन. आड़ती को कहते हैं ना मिडिल मैन. आड़ती. आड़ती क्या होता है? पंजाबी में आड़ती होता है. आड़ती होता है हिंदी में भी. हाँ. एज अ मिडिल मैन ब्रैकेट में लिख लेना. And controller would disperse sugar to normal public. And controller would disperse sugar to normal public. The sellers were selling sugar under the directions of controller. The sellers were selling sugar under the direction of controller without the consent with regard to price. Without consent with regard to price. Is it a sale or not? ये क्वेश्चन था और इसके आंसर दूंगी जो कोर्ट ने कोट करा उसमें. Is it a sale or not is a question. Facts done. Easy है. कुछ नहीं है फैक्ट्स के पहले. आ जाओ आंसर लिखो. It was observed that the sale of sugar under the directions of controller was not a sale transaction. Was not a sale transaction as the essential ingredients of contract. As the essential ingredients of a contract as to offer and acceptance were missing. As to offer and acceptance were missing. Stop. However, in a dissenting opinion, it was observed that sale of sugar under the directions of the government is nevertheless a sale. The dissenting opinion found its approval into subsequent Supreme Court cases. फर्स्ट केस का दोनों केसेस का नाम लिख लो. आंध्रा शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1968 सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट 68 सुप्रीम कोर्ट. विष्णु एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड versus Commissioner Tax Officer 1978 Supreme Court. Versus Commissioner Tax Officer 1978 Supreme Court. Here the Supreme Court observed that a transaction which is effected
a transaction which is effected in compliance with the obligatory terms of a statute is sale as mutual assent, express or implied, is not totally excluded. Paragraph. In Andhra Sugar Limited case, under the Andhra Pradesh sugar regulation of Supply and Purchase Act, Regulation of Supply and Purchase Act 1961, it was provided that the sugarcane grower was free to make or not to make an offer of sale of sugarcane to the occupier of factory, but the occupier of the factory was bound to accept the offer if made by the sugarcane grower. Honorable Supreme Court observed that Honorable Supreme Court observed that the contract was not vitiated. The contract was not vitiated except the offer if made by sugarcane grower was free to make or not to make an offer of sale of sugarcane. उससे भी ऊपर. In Andhra Sugar Limited case under the Andhra Pradesh regulation, it was provided that क्या लिखी नहीं है? हाँ जी. Offer if made. Sugarcane grower. Supreme Court observed that the contract was not vitiated by coercion. Coercion क्या होता है? Undue influence तो अलग चीज हो जाती है थोड़ी सी. It is basically pressure. मजबूरी इस इंसान की क्रिएट कर देना. It is coercion देसी भाषा में, लेमैन में. ठीक है? क्या हुआ? मना फंसे क्या? Okay. Supreme Court observed that the contract was not vitiated by coercion, as such kind of statutes are essential for the welfare of general public. As such kind of statutes are essential for the welfare of the general public. Done? Next case law. Controlled sale में. Coffee board important mark कर लेना, प्री में आया था एक बार. Coffee board versus Commissioner of Commercial Taxes.
versus Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka. 1988 Supreme Court. Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka, 1988 Supreme Court. Here the coffee board, bought the coffee from sellers at fixed prices and dispersed it to the public. Stop. This would amount to sale. Dispersed it to the public. Full stop. This would amount to sale even if the government has put in place any statute which would benefit the general public. Any statute which would benefit the general public. Next case. KHEDUT खेदुत. KHEDUT खेदुत. ठीक है. Next word Sahakari. 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 खेदुत सहकारी. Ginning and Pressing. GINNING. Ginning and Pressing Society. Ginning and Pressing Society versus State of Gujarat. 1972 Supreme Court. A cooperative society's job. यहाँ पे क्या था इस केस में प्लीज लिखिए. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हेल्प करती है, ठीक है, वो फार्मर्स की हेल्प करती थी, ठीक है. A cooperative society's job was to collect cotton from farmers. And gin the cotton. I think it is basically the process of removing the seed from the cotton. ठीक है. सीड निकालना कॉटन से. अच्छा. तो फिर उसकी सीड निकालने का प्रोसेस नहीं होता, ये सब कुछ होगा उसमें, उससे ज्यादा होता है. अच्छा, ओके, ठीक है. And farmers and gin the cotton, full stop. Also this society gave loans to farmers. Depending upon their produce. Whether this was a sale or not. Exactly. Supreme Court held that the cooperative society was only helping the farmers. In selling their produce and to advance loans and the farmers were merely entrusting, ENTRUS, वो वाला entrustment वाला है ना, ENTRU, entrusting their cotton to the society
for some purpose, for some purpose, therefore it is not a sale transaction. It is not a sale transaction. That is all for today. ठीक है? Yes. रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट से मतलब किस समझ ही नहीं, सवाल से तो जी 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 मिसिंग है. यस यस. कौन सा? यस यस. कंट्रोल कर रही हैं. यस यस. बट फिर भी वही बात आ गई ना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. यस. ओके.